हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। तो दोस्तों हम लोग आज देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें सम्मिलित की गई हैं जो भविष्य के लिए अच्छी हैं और आपकी परीक्षा के मद्देनजर भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये बहुत सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें कोई ना कोई तरीके से क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, नेट हो या अन्य कोई एग्जाम हो, सब में आने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं इसमें। चलिए दोस्तों देखते हैं स्लाइड की ओर। सबसे पहले दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता ही है, तो वो करिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला बिंदु जो है वो है इस नई शिक्षा नीति का, वो ये है आपका नई शिक्षा नीति 2020 का जो है मुख्य बिंदु को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऐसे बिंदु आए हैं जो हमको जानने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं तो देखिए दोस्तों, जो विशेष बिंदु हैं सबसे पहले हम देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में। आपको पता होगा कि पहले हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें एक सिस्टम था। वो सिस्टम क्या था? वो था 10+2+3, ये था सिस्टम। हम लोग जो है उसमें नर्सरी, प्री नर्सरी इसको देखते ही नहीं थे, ये था ही नहीं सिस्टम का हिस्सा। ये शिक्षा जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसका हिस्सा नहीं था। पहले ये तरीका था हमारे यहाँ। अब इस पॉलिसी को समाप्त करके जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें ये बनाया गया है 5-3-3-4 का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ऐसा ही कोई क्वेश्चन बन भी जाए। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में अब इसको ले आए हैं और इसको समाप्त कर दिया गया है। 10+2+3 वाले फॉर्मूले को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये है क्या क्या, पहले तो ये भी देख लेना चाहिए कि ये 5+3+3+4 ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई। तो दोस्तों जो सबसे पहली बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये 5 जो है ये प्राइमरी स्टेज है। इसको क्या कहते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं फॉर्मूले में प्राइमरी फाउंडेशन स्टेज को कहा गया, फाउंडेशन बेसिक स्टेज। ठीक है, जब बच्चा पढ़ने जाता है तो बेसिक स्टेज जो है उसको हम कह सकते हैं कि प्ले वे कह सकते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये कुछ भी नाम पुरानी शिक्षा नीति में था ही नहीं और नई शिक्षा नीति में इसको जोड़ दिया गया है। तो वो है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी है, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है जो आपकी गई क्लास 2 के बाद से आती है। ठीक, इसके बाद तीसरी स्टेज है जो मिडिल स्टेज है, और जो चौथी स्टेज है उसको कहा गया सेकेंडरी स्टेज। ये हमारी सबसे लास्ट की स्टेज है, ये जो 4 नंबर है ये हमारी सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे मैं बताता हूं इसके बारे में और क्या क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, आगे इन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कक्षा 10वीं का बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया है। पहले 10th हमारा बोर्ड होता था, पहले मार्किंग सिस्टम था, बाद में ग्रेड सिस्टम आया, फिर वापस मार्किंग सिस्टम आ गया। और अब पूरी तरीके से विद्यार्थियों में बोझ को कम कर दिया जाए, उनके रटने की क्षमता कम हो जाए, इसलिए 10th का बोर्ड समाप्त कर दिया गया है। अब 10th बोर्ड नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है नई शिक्षा नीति में आया है ग्रेजुएशन, यानी जो स्नातक है हमारी, यानी 12th के बाद की जो पढ़ाई होती थी, हम जो करते थे ग्रेजुएशन 3 साल का पहले होता था। बेसिकली जो डिग्रियां होती थी, कुछ डिग्रियों को छोड़ करके, जैसे कि लॉ, बीए, एलएलबी की डिग्री थी वो 5 साल की होती थी, बीटेक 4 साल की होती थी। ऐसे डिग्रियों को छोड़ करके, जैसे बीएफए है वो डिग्री होती है 4 साल की, इन डिग्रियों को छोड़ करके बाकी जो डिग्री है वो अब 3 साल की बजाय 4 साल की हो जाएगी। अब क्या होगा, 4 साल की होगी। जो हमारी जो ग्रेजुएशन है वो हमारी अब 4 साल की होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद अगला जो बनाया है उन्होंने वो कहा है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो किसमें होगी, वो बेसिकली हमारी टंग लैंग्वेज में होगी, जो मातृभाषा है उसमें होगी, जो हम जनरली बोलते हैं। जैसे कोई अगर तमिल में है तो वो तमिल में ही, वहां तमिलनाडु में तो वो बेसिक अपनी मातृभाषा तमिल बोलता है तो तमिल में ही पढ़ाई होगी। केरल में है तो उसको की जो प्राइमरी स्टेज की पढ़ाई है वो केरला में हो सकती है, वो केरल की भाषा में मलयालम जिसको कहते हैं उसमें हो सकती है, उड़ीसा में तो ओडिसी में हो सकती है, बंगाल में है तो बांग्ला में हो सकती है। जहां की जो प्राइमरी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसमें होगी। ये आवश्यक नहीं है कि मातृभाषा सिर्फ हिंदी हो, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, जहां पे जो पढ़ा जाता है उस प्रकार की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो कहा गया आगे कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में शिक्षा की पहुंच। अब देखिए ये क्यों बदला गया है, उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को समझेंगे तो कहा गया है कि शिक्षा की पहुंच, समानता, इक्वालिटी। अगर जो है क्या होता था, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अलग पढ़ते थे, वो कोई आईएससी बोर्ड पढ़ रहा है, कोई आईपीएससी बोर्ड पढ़ रहा है, कोई यूपी बोर्ड पढ़ रहा है, ऐसे सारे अलग अलग स्टेट बोर्ड हो गए। अब इस चीज को समाप्त करके वो उन्होंने क्या लाया है, सबकी शिक्षा सबकी पहुंच में हो, समानता हो, इक्वालिटी हो सारी चीजों में, और उसकी गुणवत्ता हो, यानी कि वो जो क्वालिटी जो है, उसकी जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए ठीक उसके लिए। और वहनीय शिक्षा माने जो है बहुत महंगी ना हो, सबकी पहुंच में आनी चाहिए। वहनीय शिक्षा
और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर, यानी उत्तरदायित्व माने रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल भी करने के बाद क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं। क्या है ये हमारी जो भेड़ चाल है, अभी मोदी जी ने भी कहा ना, प्रधानमंत्री ने, कि नई शिक्षा नीति भेड़ चाल को समाप्त करेगी। तो वो यही है कि उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसमें? इस नई शिक्षा नीति में, कि ये जो लेवल है ना, जब आप इसको अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये शिक्षा नीति ऐसी है कि भविष्य में ये ऐसी जो है, ऐसे है कि हम लोग जैसे ही मतलब मिडिल स्टेज है, जो हमारा चौथा स्टेज है, ये वाला 4 वाला मिडिल स्टेज तक आते आते लगभग बच्चे नौकरियां पाने लगेंगे, वो अच्छे क्षेत्र में जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा। ये सब चीजें बीच में ही हैं, ये तीसरे स्टेज पे ही आ जाएंगे आपकी। तो जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, आप विषय चयन कर सकते हैं। और जो हमारे स्किल के विषय थे, वो हम लोग पहले इस विषय नहीं मानते, उसको सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं मानते थे, अब उसको सब्जेक्ट में सम्मिलित कर लिया गया है, चाहे वो म्यूजिक के तौर पर हो और अन्य चीजें हो, योग हो या ऐसी चीजें, इन सबको सम्मिलित किया गया है स्किल डेवलपमेंट के तौर पर। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां तक हो गया। आगे कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 2020 वर्ष में, यानी 1968 और से 1986 के बीच में स्वतंत्र भारत की पहली जो है 3 शिक्षा नीति होंगी, मतलब 3 शिक्षा नीति रही है इससे पहले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वर्ष 1968 से 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी नीति होगी, यानी कि इससे पहले 2 नीतियां आ चुकी थी। कब कब? 1968 में, 1986 में, ये 2 बार आ चुकी थी। फर्स्ट आई 1968 में और दूसरी आई 1986 में, और ये तीसरी होगी, ये तीसरी शिक्षा नीति होगी अब तक की हमारे स्वतंत्र भारत के बाद से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके निर्माण के लिए, जब इसकी जो है थोड़ी सी पृष्ठभूमि पे हम ध्यान देंगे कि पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आया, ये बात कैसे आई, दिमाग में क्या आया सरकार के कि होना चाहिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख, किसके नाम से? देखिए, पूर्व इसरो प्रमुख में कितने विद्वान आदमी हैं, ये भी वैज्ञानिक रहे। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था। वो जो समिति थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसकी जो है जो चेयरमैन थे, और उनकी अध्यक्षता में गठन किया गया। और इस समिति ने मई 2019 में, कब? मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक फॉर्मेट, मसौदा, ठीक है, एक ड्राफ्ट तैयार किया और प्रस्तुत किया किसको? सरकार को। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग में शिक्षा क्षेत्र, क्या चीज? केंद्र और राज्य से के जो बीच में जो शिक्षा क्षेत्र आता है, क्योंकि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, ये हमारी जो संविधान की तीसरी अनुसूची है ना, जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, उसके अंतर्गत शिक्षा आती थी। तो ये जो है कह रहे हैं कि जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग में शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी, यानी जो देश की टोटल जीडीपी है, उसका 6%, कितना? उसका 6%। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कितने % जीडीपी का कितना % खर्च करने को कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अभी कोविड-19 का भी एक क्वेश्चन है कि कितने % जीडीपी का हिस्सा कोविड-19 के लिए दिया है सरकार ने, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना निवेश करना है? जीडीपी के 6% का, ध्यान रखिएगा, 6% का। आगे कहता है तकनीकी शिक्षा, यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्किल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं हम, ठीक है, भाषाई बाध्यता को दूर करने और दिव्यांग छात्र के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। नई शिक्षा नीति में बेसिकली क्या काम किया गया है? वो काम ये किया गया कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो स्किल डेवलपमेंट है, और जो भाषाई जो प्रॉब्लम आती थी, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आती थी, वो सबको समाप्त करके सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है? दिव्यांग छात्रों के लिए भी वो ऐसी बनाई है कि दिव्यांग छात्र उसको आसानी से पढ़ लें, और उसके मतलब ऐसी है कि उसमें सुगमता सबको हो, सबके लिए आसान हो, सबकी पहुंच में हो, कोई समस्या ना उत्पन्न हो। इसके लिए शिक्षा का ध्यान रख करके परिवर्तन किया गया है। आगे कहते हैं इस शिक्षा नीति में छात्रों को रचनात्मक सोच, यानी कि क्या? रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार, नवाचार माने इन्वेंशन, ठीक है, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने का बल दिया गया है। नवाचार माने बच्चे क्या करें? शुरुआत से प्राइमरी लेवल से भी, अभी आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले हरियाणा में भी ये हुआ कि भाई आप जो है छोटी क्लास से ही क्यों बच्चों को इन्वेंशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ाते हैं? वो कोई नई खोज करें, इसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ाते हम लोग?
तो इसके लिए जो है ये नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है कि ये जो है हम लोग क्लास 6 से 8 में ही उसको करें, इंटर्नशिप कराइए। इस तरीके की जो शिक्षा नीति है उसको यहां पर अब जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि आगे क्या, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो हमारा MHRD था, इसके बारे में थोड़ी सी बात और कि इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये कहता है कि कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको MHRD कहते थे, इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये सरल क्वेश्चन है, वैसे इतना सरल क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक, आगे कहता है कि वर्तमान 2020 में शिक्षा मंत्री जो हैं अभी कौन है, तो अभी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, श्री लिखा है यहां पर, वो डॉक्टर हैं। ठीक है, ये जो है उत्तराखंड से आते हैं, बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, पहले उत्तराखंड के CM भी रह चुके हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। और इन्होंने 30 मई 2019 को शपथ दिलाई गई थी इन्हें। जो आगे ये जो वर्तमान कैबिनेट है, अभी जो वर्तमान में 2019 वाला कैबिनेट, उस कैबिनेट में इनको 30 मई 2019 को शपथ दिलाई गई थी। आगे कहते हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये जो है देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब ये आगे कुछ बात और कही गई है कि आगे कुछ और बात कही गई, तो क्या कही गई, वो कहा गया बच्चों के बारे में, शिक्षा नीति में और क्या क्या चीजें हैं, तो बच्चों पर बोर्ड परीक्षा का भार कम हो जाए। अभी क्या होता है कि हम लोग जब 10th की परीक्षा देते हैं, 10th आता है ना, हमारे दिमाग में एक हवा सा बन जाता है, अरे 10th की परीक्षा है, 10th है, और टीचर और पेरेंट्स दोनों ही इतना ज्यादा दबाव दे देते हैं कि बच्चा टेंशन में आ जाता है और फिर वो पूरी मेहनत करता रखने लगता है। हाँ, हालांकि नंबर बहुत अच्छे आते हैं, 98-99% बच्चे नंबर ला रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को क्या, बोर्ड परीक्षा के भार को कम किया जाए और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए एक नियामक होगा। यानी क्या होगा, हायर एजुकेशन जो है, जो हमारी हायर एजुकेशन है, उस एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में हमारी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, एक नियामक संस्था बनाई जाए। बोर्ड खत्म करिए और इसको बनाने का, दोनों का निर्णय एक साथ उसमें लिया गया है। आगे कहता है पढ़ाई के बीच में, पढ़ाई अगर बीच में छूटते, पहले क्या होता था कि अगर पढ़ाई बीच में छूट गई तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर वो आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसमें एक परिवर्तन किया गया है कि यदि किसी कारण से आपकी पढ़ाई बीच में छूटती है या कुछ ऐसा समस्या उत्पन्न होती है तो आप उसको रेगुलर भी कर सकते हैं, और उसके अनुसार अगर आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ा है तो सर्टिफिकेट वगैरह, इसकी बात बताता हूं आगे, कि पढ़ाई के बीच में छूटने पर पहले पढ़ाई में क्या था, बेकार चली जाती थी। जो है अगर आपने 3 साल भी पढ़ लिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक बीटेक का स्टूडेंट है, उसने जो है 7 सेमेस्टर तो परीक्षा दी, लेकिन 8वां सेमेस्टर वो पेपर नहीं दे पाया किसी कारणवश। ठीक है, तो वो डिसेबिलिटी हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कोई भी समस्या हो गई, तो 7 सेमेस्टर की पढ़ाई उसकी क्या होती थी, बेकार चली जाती थी, उसको डिग्री नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में एक अच्छा काम क्या कर दिया है, क्योंकि जो है 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट देंगे। यानी कि जिस बच्चे ने 3.5 साल पढ़ाई की है, डिग्री बीटेक 4 साल की होती है मान लीजिए, तो अगर 3.5 साल पढ़ाई की और वो सिर्फ 6 महीने नहीं पढ़ पाया 8वें सेमेस्टर की पढ़ाई, तो उसको उसकी 3.5 साल की पढ़ाई पहले बर्बाद चली जाती है। पर अब नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर पहले साल की पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, और जो है 2 साल पढ़ाई कर लिए तो डिप्लोमा, और इसी तरीके से अगर पढ़ाई पूरी हो गई है तो डिग्री तो मिलेगी। ठीक है, ये प्रावधान बना दिया है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। इसके अलावा आगे शिक्षा नीति में और क्या क्या आ गया है, अभी 10+2 फॉर्मेट के स्थान पे आ गया। मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया ना 10+2+3 वाला फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट को चेंज करके देखिए क्या लेके आए, इसको भी आप देख लीजिए एक बार, ये क्या है। तो ये फॉर्मेट में क्या है, पहले 10+2 फॉर्मेट था, अब फॉर्मेट आ गया 5+3+4 का। ये जो 5+3+3+4 का फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में बेसिकली क्या क्या है, 5 क्या है, 3 क्या है, फिर 3 क्या है और 4 क्या है। अभी हमको इसको समझना है। देखिए क्या है, स्कूल के पहले 5 साल में, यानी कि 5 पहला वाली बात आ गई। ठीक है, 5 में प्री ये जो है प्री प्राइमरी, माने कि सबसे शुरुआती लेवल, ठीक है, के 3 साल और कक्षा 1 और 2 की, यानी कि जो ये 5 साल है, इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नर्सरी, एक तरीके से समझाने के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूं, नर्सरी, LKG UKG की पढ़ाई हो गई, और 1 और 2 ये होगा 5 साल आपके, 1 2 3 4 5, ये आपका बेसिक लेवल हो गया। ठीक है, ये हुआ इसकी पढ़ाई में। ठीक, आगे कहता है कक्षा 2 तक और सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगा। फाउंडेशन माने बेसिक स्टेज भी शामिल होगा। मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है,
शामिल होगा तथा पढ़ाई का पाठ्यक्रम एकदम नया होगा। छोटे बच्चों का पाठ्यक्रम जो रटाने पे होता है उससे थोड़ा सा नया होगा, नए तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए भी एनसीईआरटी काम कर रहा है। आगे अगले 3 साल के स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। जो ये अगला आता है 3 नंबर जो +3 है, उसमें क्या होगा, कक्षा 3 से यानी क्लास 3 टू क्लास 5 तक, ठीक है, क्लास 3 to 5 तक का होगा। ये 3 हो गया। अब उसके आगे ये जो 3 है ये क्या है, इसके बाद कक्षा 3 साल का एक मिडिल स्टेज होगा। कितने साल का होगा, 3 साल का एक मिडिल स्टेज होगा, स्टेज आएगा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का, कसमें जिसमें 6, 7 और 8 तीनों होंगे, ठीक है, तक का आएगा। इसमें कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी। कौन सी शिक्षा जाएगी, प्रोफेशनल और स्किल। यहीं पर आपका क्या क्या होगा, यहीं पर आपकी इंटर्नशिप भी दी जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। इसी स्टेज पर, कौन से स्टेज पर, इस वाले, ये जो तीसरा स्टेज है, दूसरे वाला 3, ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेज पे इंटर्नशिप की बात की गई है, तो ये 3rd वाले पर है, ठीक है, 5 + 3 यानी उस वाले में, ठीक, दी जाएगी तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को रोजगार के अच्छे अवसर मिल सके। अब जो बच्चा यहां से कक्षा 6 से 8 के बीच में ही स्किल की बात, प्रोफेशनल की बात सीखेगा, वो बच्चा क्या करेगा, वो आगे जल्दी नौकरी पा जाएगा, वो रोजगार परक काम करेगा। ये नीति इसीलिए आई है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12 का है। क्या काय का था, चौथा स्टेज जो है वो है कक्षा 9 से 12 का, जो आखिरी के 4 वाले थे। उसमें क्या क्या है, तो उसमें जो है बताया कि 4 वर्ष का होगा और इसमें विषय चुनने की आजादी होगी। अभी तक क्या होता था, विषय कब चुनते थे हम लोग, 10th के बाद। 10th के बाद हम लोग 11th 12th में हमको आर्ट साइड, कॉमर्स साइड और साइंस साइड, इसमें जो है चयन करने का होता था, मिलता था अवसर। लेकिन अभी क्या है, अभी हमको क्लास 9 से ही विषय चयन करने का मिल जाएगा कि हमको विषय चयन करना है। इसमें साइंस, गणित के साथ अन्य विषय भी होंगे। सभी विषयों की आजादी, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और उसके बाद जो है कक्षा 11 से विषय चुनने का प्रावधान होता था, जैसा कि मैं बता दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब नई शिक्षा नीति के प्राइमरी स्कूल पे क्या क्या प्रभाव है, जरा इसको समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब क्या कहते हैं, आगे ये बताते हैं कि अभी तक सरकारी स्कूल क्या था, तो अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से प्रारंभ होते थे और कब तक चलते थे, पहली कक्षा से प्रारंभ होते थे। परंतु अब नीति में लागू क्या हुआ, अब जो है लागू होने के बाद 5 साल के फाउंडेशन स्टेज जो इसको रखा गया, जो मैंने कहा ना 5 + 3 + 4, ये जो है इसमें ये 5 साल के फाउंडेशन रख दिया गया। पहले क्लास 1 से शुरू होता था, पर अब क्लास 1 से नहीं होगा। अब क्लास 1 जो है वो तो इसके चौथे साल में आएगा जी। ये 5 हैं, इसके चौथे साल में आएगा आपका क्लास 1 और 5वें साल में आएगा क्लास 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे कहता है कि 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी क्लास में आएगा। किसमें आएगा, इसमें जो है लास्ट के 4 और 5वें साल में कक्षा 1 और 2 होगी। आगे आता है, कहता है कि कक्षा तीसरी में आएगा। जब 3 साल ये होंगे तो 3, 4, 5 इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, आगे क्या होगा, ताकि आधार मजबूत हो इसलिए 5 साल का फाउंडेशन रखा गया है। अब ये 5 + 3 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले कक्षा 5 साल, ठीक है, पहले 5 साल कक्षा 3 से 8 वर्ष के बच्चों की उम्र के लिए निर्धारित किया गया। किसके लिए, उम्र कितनी चाहिए। अभी तक क्या था कि सामान्य मानते थे 5 साल का बच्चा पहली क्लास में, 10 साल का है तो वो 5वीं क्लास में, 15 साल का है तो वो हाई स्कूल में होगा, ठीक है। ये एक नियम था पहले सामान्य। अब ये 3 से 8 वर्ष का कर दिया फाउंडेशन बैच। माने अगर बच्चे की उम्र 3 साल से लेके 8 साल तक है, यानी 5 साल हो जाएंगे इसके बीच में, फाउंडेशन बैच इसी उम्र में आएगा। बच्चे को इस उम्र में स्कूल जाना होगा अब, ठीक है। आगे कहता है ये द्वितीय जो चरण है वो क्या है, वो 8 से 11 साल के बच्चों का है। किस उम्र के लिए है, 8 से 11 साल का जो अगला 3 ईयर है। जैसे 5 था वो यहां पर आ गया और ये 3 था वो यहां पर आ गया, अगले 3 साल। अब अगले 3 साल बच्चों के लिए है। उसके बाद उसके बाद के जो 3 साल हैं वो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। किसके लिए हैं, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। इसके बाद का जो अंतिम बचता है, अब वो क्या है, तो वो अंतिम वाले जो 4 साल है वो 14 से 18 साल। अभी तक क्या था, 17 साल का लड़का इंटर पास कर सकता था, अभी 18 हो गया, 1 साल बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन अब जो है, हम तब इंटर पास करने पर नहीं कुछ होता था, स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें नहीं हुई, लेकिन अभी सब होने वाला है इस पॉलिसी में, ठीक है। बच्चों के लिए निर्धारित किया गया, ये आप समझ गए यहां तक का। अब आगे चलते हैं, ये तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब दोस्तों कक्षा 6 में जो है क्या है कि रोजगार परक शिक्षा है। ये कैसी शिक्षा के बारे में बात हो रही है, मैंने बताया ना कि जो तीसरा स्टेज है, जो हमारा 5 + 3 + 4 है, इसमें ये जो तीसरा स्टेज है, यहां पर बात की गई है किस चीज की, ये जो बात की गई है 6 से 8 वाली,
इसी में आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए इंटर्नशिप स्थानीय स्तर पर कराई जाएगी और ऐसे स्कूलों का निर्माण जल्द ही सरकार करेगी। ठीक है, तो आगे कहता है नई शिक्षा नीति में अब तक कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल को शिक्षा दी जाएगी। दादा किसके स्किल की मैंने कहा ना, तीसरे स्तर पर 6 से 8 तो ये दी जाएगी तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी और व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी क्षमता, उत्तीर्ण बुद्धि यानी माइंड जो है उसको डेवलप करना तथा कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट कर पर जोर दिया जाएगा। इसी स्टेज पर ये काम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा स्किल डेवलपमेंट और ये सब की बात कहां की गई है, तो उस पर की गई है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, ये बताता 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का क्या है आसान करना और क्या है समाप्त करना, क्या चीज है, तो इसको अब ध्यान से एक बार देखेंगे हम लोग। यहां कह रहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। अब आसान क्या होगी, 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे और जैसा कि साल में 2 बार परीक्षाएं कराना होगा। अब कैसी होंगी, पहले साल में 1 बार होती थी सीधे मार्च अप्रैल में, अब साल में 2 बार करानी होंगी और 2 हिस्से होंगे। जैसे कैसे, या तो आप ऑब्जेक्टिव और या फिर व्याख्यात्मक, जिसको हम लिखित तौर पर कहते हैं, वो परीक्षा होगी। ठीक है, और इसमें जो है इसको दोनों में विभाजित किया गया है, इस दोनों में हो सकती है। आगे बोर्ड में परीक्षा के मुख्य जो है बोर्ड परीक्षा जो है, बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान पर दिया जाएगा ना कि रटने पर, ज्ञान पर दिया जाएगा। तकनीकी छात्रों को रटने की प्रवृत्ति समाप्त की जाएगी। अब रटना नहीं है, अब ज्ञान पर जोर देना है, नॉलेज कैसी होगी इस पर जोर देना है। ठीक है, परीक्षाओं में पहले छात्रों पर क्या होता था, परीक्षाओं पर छात्र आने पर दबाव में समाप्त कर दिया गया। अब जो है बोर्ड परीक्षा आएगी तो अब दबाव नहीं है, क्यों, अब दूसरे प्रकार की परीक्षा है, स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल की बातें। परीक्षाओं का प्रैक्टिकल मॉडल तैयार किया जाएगा। किस प्रकार का प्रैक्टिकल मॉडल, बच्चे करके सीखे उस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, आगे कहा है कि 5वीं कक्षा तक जो है मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और यदि संभव हो तो 8वीं तक दोनों ही मातृभाषा में, यानी 5वीं तक तो देनी ही है और अगर संभव है तो 8वीं तक भी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है। इससे क्या होगा, आपने देखा हो बहुत सारे देश जो है अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं। चीन है तो वो अपनी चाइनीज भाषा में देता है, जापानीज अपनी जापानी भाषा में शिक्षा देते हैं, वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग भी अब मातृभाषा का प्रयोग करेंगे ताकि स्किल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे बताते हैं ग्रेजुएशन। अब जो है पहले 3 का था, अब 4 वर्ष की डिग्री होगी। ग्रेजुएशन मैंने बताया ना शुरुआत में, पहले ग्रेजुएशन कितने साल का था, पहले ग्रेजुएशन था 3 वर्ष का, अभी ग्रेजुएशन हो गया 4 वर्ष का। ठीक है, मल्टी एंट्री और एग्जिट का सिस्टम होगा। अब ये क्या होता है, व्हाट इज मल्टी एग्जिट और एंट्री, इसको समझ लेते हैं एक बार। कहा गया नई नीति में मल्टी एंट्री और एग्जिट माने आने और जाना, ठीक है, एक बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी की व्यवस्था की गई है। अब ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, वो जो अभी बताया था वही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश को किसी वजह से आगे नहीं पढ़ा जाता है तो उसमें उसका कोई उपाय नहीं था, बच्चे गया तो गई डिग्री। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब जो है 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यानी अगर 3 साढ़े 3 साल तक हो गया, यानी 7 सेमेस्टर दे चुका है तो भी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, छात्रों के हित में ये बड़ा फैसला है और सच बात है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पैसे के दबाव में या सामाजिक जीवन में, मान लीजिए कोई लड़का है उसने 3 साल तक बहुत अच्छी पढ़ाई की, 4थे साल उसके पिताजी खत्म हो गए, अब उसके साथ संकट खड़ा होगा कि वो घर के लिए कमाए या फिर वो पढ़े। तो ऐसे में वो बेचारा अपनी पढ़ाई को ताक पर रख करके घर को संभालने निकल जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये इतना बड़ा फैसला है, ये छात्र हित में। ठीक है दोस्तों, ये नई शिक्षा नीति का सबसे अहम हिस्सा ये है। आगे कहते हैं नई शिक्षा नीति में एमफिल के कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, एमफिल का कोर्स नहीं होगा। ठीक है, एमफिल के कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। आगे बोलते हैं कि इसके बाद नई शिक्षा नीति में यूजीसी, देखिए कौन कौन सी संस्थाएं समाप्त हो रही हैं, इनको भी देखिए, यूजीसी, ठीक है, एनसीटीई, एआईसीटीई को खत्म कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, टेक्निकल शिक्षा परिषद है, ये हो गया। नई रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी और इन सभी को, किसको, इन सभी को के कार्य का प्रबंध करेगी, यानी कि इन सब के ऊपर एक संस्था ऐसी बनाई जाएगी जो इन सारे को समाहित कर दे, ऐसी एक संस्था बनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्री और एग्जाम का ऑफर किया गया है। कैसा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का। ये जो कॉमन एंट्रेंस है ये बहुत जरूरी था, कॉमन एंट्रेंस बहुत जरूरी था, पहले नहीं था, अब ये लाया गया, ये वाकई बहुत जरूरी था, वरना जो बच्चा जहां चाहता था वहां एडमिशन नहीं मिलता था और जो है गलत तरीके से लोग एंट्री पा जाते थे, अब नहीं पाएंगे इसके द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी, ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है इस शिक्षा नीति का। वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत कहा गया है
कि ये बताया गया कि सभी तरीके के वैज्ञानिक, सभी तरीके, किसी भी तरीके के जो वैज्ञानिक शिक्षण संस्थान हैं, वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधान रिसर्च सेंटर जितने भी हैं, उसको नेशनल रिसर्च सेंटर बना करके नियंत्रण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको जो है कंट्रोल किया जाएगा, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना करके उसको नियंत्रण किया जाएगा। आगे कहते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों को वह विशेष संस्थानों बदला जाएगा जो 2030 तक हर जिले में, कहां पे ध्यान दीजिएगा, हर जिले में या उसके बाहर आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको कि यहां तक होगा, ठीक, 2030 तक। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कब तक रखने की बात है, तो 2030 तक। आगे कहता है शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा और ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट तैयार करना। किसका? ऑनलाइन, क्षेत्रीय भाषा में तैयार करना ऑनलाइन शिक्षा, और वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों और शिक्षण के जो शिक्षकों के डिजिटल संसाधन लैस करने और योजनाओं को शामिल करने, ये सारी चीजें जो है इस नीति में कर दी गई हैं। अब ये धीरे धीरे जो है सरकार इसका इंप्लीमेंटेशन करेगी और जल्द ही ये 2030 जो माना गया है, तब तक हमको एक न्यू इंडिया देखने को मिलेगा एजुकेशन के दम पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो सामान्य चीजें हमको इसमें जो है अभी पता चला था कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे, तो वो चीज को यहां क्लियर कर देते हैं कि कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अब तक ये एडिशनल विषय माने जाते थे और सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। अब ये सहायक नहीं है, एडिशनल नहीं है, अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट माने जाएंगे, ये विषय पाठ्यक्रम माने जाएंगे। हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल बनाए जाएंगे। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे? कला और खेल, इन दोनों के लिए विशेष बोर्डिंग, स्पेशल बोर्डिंग स्कूल की योजना है इस शिक्षा नीति में। रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। कैसा? बाल भवन टाइप का स्थापित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी, ध्यान से देख लीजिए, नई शिक्षा नीति के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट अलोन यूनिवर्सिटी के लिए एक समान नियम होंगे। पहले यह एक समान नहीं थे। आप जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चा की डिग्री की वैल्यू ज्यादा, स्टेट की उससे कम, डीम्ड की उससे कम और प्राइवेट की बिल्कुल कम, ऐसा एक मानक चला आ रहा था। यह मानक अब समाप्त हो जाएगा इस नई शिक्षा नीति से। ठीक है, आगे इसके बाद जो है बताया कि त्रिभाषीय फार्मूला। अब कैसा फार्मूला? बच्चे को 3 भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा इस नई शिक्षा नीति में। वो क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये बताया गया कि विद्यार्थियों को अब जो है स्कूलों के सभी स्तरों पर उच्च शिक्षा में संस्कृत को, ध्यान से समझिए, जो बच्चा पढ़ना चाहता है संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा कि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। अब तक कई स्कूलों में संस्कृत अब पढ़ा समाप्त कर दिया गया है। मैं स्वयं भी जब पढ़ता था कक्षा 6 में, संस्कृत को समाप्त कर दिया गया था। त्रिभाषा फार्मूला में यह भी शामिल होगा कि इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भाषा जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी कि नहीं ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ऐसा नहीं होगा, नहीं पढ़नी है, नहीं इच्छा, आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, दूसरी भाषा समझ सकते हैं, लेकिन आपको कोई 3 भाषाएं पढ़नी है, ऐसा एक नियम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है विदेशी यूनिवर्सिटियां जो हैं, अब तक क्या था, भारत की सरकार एस्टैब्लिश करेगी या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां एस्टैब्लिश होंगी भारत में। अब एक और सिस्टम बना दिया गया है कि विदेशों की यूनिवर्सिटियां जो हैं वो भी भारत में आएंगी, यानी विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया गया। जो सरकार की स्कॉलरशिप पोर्टल थी उसका भी विस्तार कर दिया गया है विदेशों तक के लिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको NCERT के नाम से आप लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए क्या किया गया? पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का काम किसको दिया गया है? NCERT को। ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का किसको काम दिया गया नई शिक्षा नीति में, तो नेशनल, ये जो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको NCERT कहते हैं, उसको दिया गया। आगे कहते हैं छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारित निकाय लाया गया है। मानक निर्धारित निकाय के रूप में परख को लाया गया। अभी ये ध्यान रखिएगा, परख क्या है, अगर ये प्रश्न आता है तो ये छात्रों की, ये नेट वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है उनके लिए कि कौन सी मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन एक टॉपिक भी है उनका कि मूल्यांकन के लिए अब कौन से सिस्टम को लागू करने की बात चली है, तो परख को लागू करने की बात चली है। परख जो है नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2030 तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होगी? 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, कहां किया जाएगा? वर्ष 2030 तक किया जाएगा। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में B.Ed इंक्लूड हो जाएगा।
ये भी एक नया सिस्टम निकाला है इस नई शिक्षा नीति में। आगे विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं या उच्च शिक्षण संस्थान है, वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से, कैसे, डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्या चीज, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। अब क्या किया जाएगा, ये डिग्री जो है अलग अलग सिर्फ उसके क्रेडिट के आधार पर, कैसे, अंकों या क्रेडिट के आधार पर उनको एक और डिग्री प्रदान की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर, ये देखिए दोनों को बाहर कर दिया गया, मेडिकल की जो एजुकेशन है वो और जो कानून की शिक्षा है, इन दोनों को छोड़कर उच्च शिक्षण क्षेत्र के लिए एक, ठीक है, एक एकल निकाय के रूप में भारत में उच्च शिक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। किसको बाहर कर दिया गया, इन्होंने मेडिकल को बाहर कर दिया गया और लॉ को बाहर कर दिया, दोनों को बाहर कर दिया गया है इस नीति से। इस नीति में ये दोनों की पढ़ाई, इसके ऊपर कोई नीति नहीं सम्मिलित है इनमें, ठीक है, नई शिक्षा नीति में इनके लिए कोई प्रबंध नहीं है। आगे है भारत उच्च शिक्षण, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे दिख रहा है। भारत उच्च शिक्षा आयोग जो है, जो हमारा ये भारत उच्च शिक्षा आयोग था, हायर एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, इसके लिए क्या था कि ये आयोग के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थाओं या निकायों का निर्धारण किया गया है। इस नई शिक्षा नीति में ये 4 संस्थाओं का भी काम अलग अलग बांट दिया गया है। इनको क्या क्या है, तो सबसे पहले है विनियमन हेतु, विनियमन माने रेगुलेटरी के लिए एक तरीके से, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद का एक वह परिषद बनाई गई है जिसका काम सिर्फ विनियमन है। ठीक है, दूसरा क्या है, मानक निर्धारण हेतु, कोई भी चीज के मानक निर्धारण करने, तो मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद जीईसी का, ये ध्यान में रखिएगा, कौन सी संस्था किसका क्या काम दिया गया है, ये भी नेट के इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में भी आगे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मानक निर्धारित सामान्य शिक्षा परिषद जीईसी, इसका निर्धारण किया गया है। आगे वित्त पोषण हेतु, ठीक है, वित्त पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद का बनाया गया है। पहले क्या था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अब क्या बनाया गया, उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद बना दिया गया है। इसके बाद प्रत्यायन के हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद बनाई गई है। ये चारों संस्थाओं के नाम और इनके काम को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्ष तक, महाविद्यालयों की संबद्धता जो है वो 15 वर्ष में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। यानी महाविद्यालयों की जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उनकी जो संबद्धता है वो कितने समय में समाप्त हो जाएगी, 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उसके बाद उनको जो है स्वायत्तता प्रदान करी जाएगी और चरणबद्ध तरीके से प्रणाली काम करेगी उनके लिए। स्वायत्तता माने वो फ्री तरीके से काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देश में आईआईटी और आईआईएम, इन दोनों की बात की गई है कि भाई ये भी तो उच्च शिक्षण संस्थान है ना हमारे देश में, तो इनके लिए क्या है, आईआईटी और आईआईएम जो हैं इसके समकक्ष वैश्विक मानक यानी विश्व स्तरीय मानकों के बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जो इनके लेवल के होंगे, ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। आगे कहता है कि शिक्षा मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, ठीक है, NETF, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रायोगिकी मंच नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। किसके लिए, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग के लिए जो है ऐसे एक संस्था बनाई जाएगी। आगे है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इनको एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये कुछ प्रश्न है इस प्रकार के। सबसे पहले कहते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न में भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो सबसे पहली आ चुकी है 1968 में, दूसरी आ चुकी है 1986 में और तीसरी आ गई आपकी 2020 में। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति 3 बार आ चुकी है। एचआरडी मिनिस्टर का जो है, एचआरडी जो मंत्रालय मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। प्रथम नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी, कब, 1968 में। ठीक है, कितने वर्ष पश्चात देश में नई शिक्षा नीति लाई गई है, तो अभी तक 34 वर्ष बाद लाई गई, यानी 86 में लाए थे और अब 2020 में लाए हैं, तो ये कितना साल हो गया, 34 साल के बाद लाई गई है। इसके बाद किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाई गई है, तो कस्तूरी रंगन का नाम ध्यान रखिएगा, कस्तूरी रंगन आयोग था, यही चेयरमैन थे इसके, कस्तूरी रंगन का नाम आप एक बार देख लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं, भारत की प्रथम शिक्षा नीति का 1968 में जो प्रथम शिक्षा नीति का जो सुझाव था ये किस आयोग द्वारा दिया गया था, तो ये कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा।
कोठारी आयोग द्वारा प्रथम शिक्षा नीति का ये दिया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था। आगे कुछ और, अब यहां तक हमारा समाप्त होता है लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।